शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। साल 2023 का आगाज होने के साथ ही भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अब जो गाड़ी है वो टॉप गियर में डालना शुरू कर दिया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखने वाले अमित शाह अब 2024 की जीत की राह तलाशने में जुट गए हैं। बीजेपी का अपना एक नया स्टाइल है जो कि मोदी शाह के दौर में काफी सफल मानी जाती रही है। बिना रुके लगातार चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ते रहना और एक चुनाव खत्म हो तो अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाना, यही हमने देखा है। 2014 से लेकर के अब तक कुछ इसी तरह भाजपा में जो काम है वो चलता आ रहा है और अब यानी कि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो किया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होनी है और आज से इसकी शुरुआत, इसका आगाज हो गया है। दिल्ली में एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भाजपा की रखी गई है। तमाम बड़े दिग्गजों को इसमें न्योता दिया गया है। भाजपा के बड़े जो दिग्गज हैं वो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नजर आएंगे। मिशन 2024 का बिगुल है इसका पूरा मिशन, साथ में G20 है। 2024 अगले साल है, लोकसभा चुनाव है और इस साल 9 राज्यों में मेगा चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में रणनीति पर काम करने के लिए, फोकस करने के लिए कि 9 राज्य जो हैं जिनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, इन सब राज्यों में भाजपा का जो परचम है, अगर वहां परचम है तो उसे कैसे लगातार कंटिन्यूएशन में रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए और नहीं है तो कैसे वहां भाजपा की सरकार बनाई जाए। जहां गठबंधन में सरकार है कैसे वहां तमाम सीटें जीतकर भाजपा एकल सरकार में आए। और साथ ही दिल्ली में आज तमाम जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और लगातार ये दिल्ली के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रोड शो करें। तो आज मेगा कवरेज आपने न्यूज इंडिया 24/7 पर देखा ही, लेकिन इन सब में जहां एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर रही है तमाम बड़े लोगों के साथ, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 35 केंद्रीय मंत्री, साथ ही 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश के अध्यक्ष, 19 पूर्व मुख्यमंत्री, 12 पूर्व उप मुख्यमंत्री, तकरीबन 350 नेता शामिल है। तो वहीं विपक्षी पार्टियां जिसमें से केसीआर अब से ठीक 10 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर के तमाम बड़े विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा था कि 2024 की लड़ाई आइए हम साथ मिलकर लड़ेंगे। तो वहीं एक तरफ राहुल गांधी का खेमा है जो कि आपने देखा कैसे बड़े दिग्गजों को उन्होंने दरकिनार करके अखिलेश यादव की पार्टी साथी टीएमसी को एक साथ बुलावा भेजा और कहा कि जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी हम सब मिलकर एकजुट होकर 2024 की तैयारी करेंगे। अब इन सब में जहां एक तरफ भाजपा ताल ठोकती नजर आ रही है कि 2024 और साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा का बिगुल बजेगा, भाजपा का बिगुल फूंकेगा, भाजपा जीतेगी, तो वहीं अभी तक विपक्ष की ओर से कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा यह भी कहना मुश्किल है। तो ऐसे में कैसे विपक्ष सामना कर पाएगी 2024 में? एक बार फिर से मोदी लहर का डिबेट में आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ। मिशन 2024 जिसकी चुनावी चौसर बिछ चुकी है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने जीत की इबारत के लिए अपनी कमर कस ली है। चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन तमाम पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। विपक्ष जहां एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की तैयारी में है, तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है। मिशन 2024 की
कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने हाथों में ली है और शाह ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी को यह पता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की राह यूपी से होकर गुजरती है। सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी का पूरा फोकस डेटा मैनेजमेंट पर है। यही वजह है कि 2024 के एक साल पहले से बीजेपी एक्टिव हो गई है। बीजेपी संगठन के स्तर पर खामियों, गठबंधन की गांठ को दुरुस्त करने के साथ ही रणनीतिक स्तर पर भी काम कर रही है। દ્વારકાથી કામાખ્યા સુધી પહોંચ્યો છે મિત્રો કે 24માં ફરીવાર મોદી સાહેબ જ વડાપ્રધાન। દેશભરમાં એક કોઈ ધારું એક જ પાર્ટીનું શાસન રહ્યું હોય એવું એક પણ રાજ્ય નથી। ગુજરાત એકમાત્ર રાજ્ય એવું છે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન। हालांकि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। विपक्ष की कोशिश बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं का एक चक्रव्यूह गढ़ने की है, जिससे पार पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो। एक और सियासी ऑक्सीजन की तलाश में जुटी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने वजूद को बचाने की कोशिश में लगी है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाल रहे हैं, तो हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी भी 2024 के लिए शंखनाद कर चुकी है। विपक्ष की कतार में ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जैसे कई दिग्गज हैं, जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में देखे जा रहे हैं। ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 के लिए बीजेपी का चेहरा होंगे। वो तो चेहरा होंगे ही, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी एसेट, सबसे बड़ी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी ही हैं और उनके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी तैयार नहीं है या किसी दूसरे नाम पर बीजेपी में सोचा भी नहीं जाता। लेकिन इस घोषणा के साथ साथ एक चुनौती है विपक्ष की ओर से के लिए कि आपकी ओर से चेहरा कौन है। तो विपक्ष की ओर से एक से ज्यादा चेहरे हैं, लेकिन एक से ज्यादा चेहरा होना विपक्ष की मजबूती न होकर के कमजोरी है, ऐसा बीजेपी साबित करना चाहती है। और वो कहना चाहती है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं तो इकलौता चेहरा है, कोई मतभेद नहीं है, इसलिए ये मजबूत बात है, हमारी मजबूती है। तो बीजेपी ने अपने स्ट्रेंथ का इजहार किया है। साल 2023 में देश के 10 राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। वहीं पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी इसी साल चुनाव होंगे। तो जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव होने के पूरे आसार हैं। ये तय है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। हालांकि सच ये भी है कि मोदी को मात देने के लिए विपक्ष को एक मजबूत चेहरा लाना होगा, जो फिलहाल दिख नहीं रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के लिए राह आसान है। हाल फिलहाल में जिस तरह से सियासी समीकरण बदले हैं, उससे 2024 का चुनावी चक्रव्यूह और दिलचस्प हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और साथ ही आप समझ गए होंगे कि 2024 और विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है अब इतनी आसान नहीं है। रोड शो के जरिए और शक्ति प्रदर्शन के जरिए तमाम बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो अब दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास ये स्ट्रेंथ है। और अब सोचिए 2024 और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां किस कदर होने वाली हैं, इसकी झलक आज आपको दिल्ली की सड़कों पर दिखी है, जो जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। आज हमारे इस डिबेट में जुड़ गए हैं हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान। हमारे साथ संजय सरकार, नेता टीएमसी से, आपका बहुत बहुत स्वागत। फरहान साहब, प्रवक्ता AIMIM के, स्वागत। चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भाजपा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का।
बहुत बहुत स्वागत। न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे भाजपा के नेता खेमचंद शर्मा के साथ। खेमचंद जी, आप प्रवक्ता हैं जी। नमस्कार। आप प्रवक्ता हैं भाजपा की रणनीति को भली भांति आप समझते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ राहुल गांधी ताबड़तोड़ कांग्रेस जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, देश को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अचानक से दिल्ली में, प्रधानमंत्री का रोड शो, तैयारी संगठन की, तैयारी 2024 की, तैयारी विधानसभा चुनाव की, इसको कैसे आप समझाएंगे कि इस बार की कार्यकारिणी बैठक और साथ ही उसके पहले प्रधानमंत्री का रोड शो, ये जो शक्ति प्रदर्शन किया गया, ये किस लिए किया गया? खेमचंद शर्मा। देखिए, हमेशा ही जब नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, जरूरी होती है और उसमें कुछ नयापन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है तो माफ कीजिएगा, हमारे साथ अवनी बंसल भी हैं, स्वागत कर लेना चाहूंगी मैं। अवनी बंसल कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत अवनी जी आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ खेमचंद शर्मा, बोलिए। तो हमारे यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। हाँ। और 2 वे कम्युनिकेशन में, क्योंकि हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं, स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, स्टेट के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, और वहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो लोकल एरिया में काम करते हैं, अपने लोगों में काम करते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं। तो वो अपना फीडबैक लाते हैं, सजेशंस लाते हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट लाते हैं, वो रिपोर्ट सेंट्रल लीडरशिप को दी जाती है। और यहाँ भी क्योंकि हम लोग अब गवर्नमेंट में भी हैं तो ये ब्रिज का भी काम करते हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड एज वेल एज आवर मिलियंस ऑफ वॉलंटियर और वर्कर्स हु आर ऑन द ग्राउंड। तो इनके बीच में जो संवाद का ब्रिज का काम करते हैं। तो एक 2 दिन का जो मीटिंग होती है उसमें जबरदस्त तरीके से चर्चा परिचर्चा होती है। नेशनल लीडरशिप जो आने वाले समय में चैलेंजेस हैं, जो एक आइडिया है, जो प्लान है, रोड मैप है, उसको प्रस्तुत करती है। फिर सबके सब उस पर सजेशन देते हैं, रिटर्न में भी देते हैं और मीटिंग के दौरान भी देते हैं। अभी कई चीज फोकस में है। G20 की प्रेसिडेंसी आज भारत के पास है। पूरे भारत में प्रोग्राम होने वाले हैं, हर क्षेत्र में प्रोग्राम होने वाले हैं, हर स्टेट में प्रोग्राम होने वाले हैं। उसकी तैयारियां करनी है, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे देश को मिले, हमारे हर एक क्षेत्र को मिले। हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो पावर है, हमारे जो स्किल्ड हैं, हमारी जो टूरिज्म के पोटेंशियल है, वो लोगों को पता चले, पूरे विश्व को पता चले, G20 की लीडरशिप को पता चले, उसको शोकेस करना है। नंबर 2, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो जन कल्याणकारी योजना है, इसमें फ्री का अनाज है, फ्री की वैक्सीन दी है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, गैस के सिलेंडर दिए गए हैं, फ्री में टॉयलेट बनाई गई है, किसानों को मजबूत किया जा रहा है, किसानों को सहायता दी जा रही है। तो उन जन कल्याणकारी योजनाओं को और इफेक्टिव तरीके से ग्राउंड पे कैसे खेमचंद जी और भी मेहमान है, एक बार उनसे भी राय ले लेते हैं, फिर डिबेट में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ अवनी बंसल प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। अवनी जी, एक तरफ आज कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी का छोटा सा ही सही लेकिन शक्ति प्रदर्शन रहा, तकरीबन 1-2 किलोमीटर का उनका जो रोड शो रहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी का लगातार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ने की यात्रा, कहा जा रहा है कांग्रेस जोड़ने की यात्रा है। ये 2024 के लिए कैसे एक सशक्त पार्टी को, एक काडर बेस्ड पार्टी को मात दे पाएगी 2024 के लिए, जहां अभी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में एक सशक्त व्यक्ति की भी कमी है? देखिए प्रीति, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इसके बाद बड़े बड़े दिग्गज, अपने आप को समझने वाले, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, कम से कम उनको रोड की तरफ अपना रुख करना पड़ा। तो ये बात तो साफ है कि पूरे बीजेपी खेमे में कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से एक बड़ी हलचल पैदा हुई है। दूसरी बात ये, जब मैं न्यूज में पढ़ रही थी कि दिल्ली की पुलिस ने पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो करी प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए, और इसके पहले जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो किस प्रकार से दिल्ली की पुलिस जो है वो बिल्कुल मदद नहीं करना चाह रही थी, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था। तो दिल्ली की जब भी बात आती है, किस तरीके से दिल्ली की पुलिस जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम करती है, ये मेरे ख्याल से एक दूसरा साइड का मुद्दा है। लेकिन आपने बात करी 2024 की, मुझे लगता है कि एक दिन का कुछ किलोमीटर का रोड शो कर लेना ठीक है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है प्रीति, ये बहुत ही अलग अलग है। हम केवल रोड शो शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं करते, हम रोड शो कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के मुद्दों के लिए। हम पूछ रहे हैं कठिन सवाल, हम
पूछ रहे हैं कि इस देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, हम पूछ रहे हैं कि इस देश में महंगाई क्यों है, लेकिन बीजेपी इन असल मुद्दों पर ना तो कोई जवाब देना चाहती है, ना ही कोई बात करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी जो है वो एक प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम कर रही है। उनके रोड शो को देखे तो ऐसा लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट है। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट का काम, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जो है इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही है, रोड शो नहीं, इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, ये आप कह रही हैं। इसी पर सवाल, संजय सरकार नेता टीएमसी के हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं संजय सरकार। संजय सरकार, इवेंट मैनेजमेंट से क्या 2024 की जो राह है वो आसान हो पाएगी? मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरा सवाल समझ पा रहे होंगे संजय सरकार। रोड शो, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ बीजेपी का मेगा रोड शो, साथ ही आज कार्यकारिणी की बैठक, 2024 के लिए लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक है, अगले साल है, और इसी साल 9 राज्यों के बड़े चुनाव हैं जिस पर बीजेपी की शाख भी लगी है कि ये राज्य है और अगले साल लोकसभा चुनाव और जीतना ही जीतना है। इवेंट मैनेजमेंट का काम करने लग गई है क्या आप पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो? और आपको तो राहुल गांधी की तरफ से इनविटेशन भी है कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करेंगे तो अखिलेश जी, ममता जी की पार्टी, तमाम लोग आए और हम लोग मिलकर एक विपक्ष का सूत्रधार करें और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देंगे। संजय सरकार, नए साल का अभी सब पैनलिस्ट और प्रीति जी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़े बात क्या है, मैं आपको बता रहा है, राहुल जी का नींद तो टूटे हैं लेकिन बहुत लेट से नींद टूटे हैं। हाँ। एक चीज बता, जो सदन में जो मतलब आपके नजर और गले मिलाने के जो काम करते थे, हाँ। वो अब बंद हुआ है। ये बहुत खुश के बात है। राहुल गांधी रास्ता में आके आंदोलन कर रहे हैं और भारत जोड़ने के जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। रह गया भारतीय जनता पार्टी को, जो अंदर जो अभी जो बोल रहे टीम मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं, करने ही पड़ेंगे, स्थिति बहुत खराब है। मेरे भाई बोल रहे थे थोड़ा देर बाद, भारतीय जनता पार्टी को जो बैठे हुए प्रवक्ता, जो मुंह में गैस दिया जाता है, टीम मैनेजमेंट का काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। कौन है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाजपा टीम मैनेजमेंट का काम कर रही है, मैं कह रही हूँ विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? किस पर, कौन ऐसा चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे? आप ये बताइए ना। लोकप्रियता एक तरफ, जो 272 सीट लेके आएंगे उसी पार्टी का जो कप्तान है, उसी की तरफ से कप्तान बनाया जाता है। हाँ। तो उसी तरफ से होते पाएंगे। रह गया भारतीय जनता पार्टी को, जो अभी थोड़ा प्रवक्ता थोड़ा देर में बता रहा था ना, हाँ। गैस में मुंह, आपको मालूम है कितना आदमी गैस सिलेंडर जो है, हाँ। जो मतलब जो रिफिल करना, मतलब जो भरना छोड़ दिया है, हाँ। 6.5 करोड़ आदमी छोड़ दिया, फिर लकड़ी से खाना पकाना चालू कर दिया। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता है उनको मालूम नहीं है। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, कितना बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है मालूम है? नौकरी नहीं है। 1 करोड़ 19 लाख का वैकेंसी है, जहां पर नौकरी दे नहीं पाए ये 8 साल में, 9 साल में ये नौकरी दे नहीं पाए। ये तो हर साल 2 करोड़ का नौकरी के बारे में बता रहा था। रह गया कितना इन्वेस्टमेंट देश के अंदर में आए हैं एफडीआई की तरफ से, और देश में कितना निवेश हो, किसको? बड़े तो बड़े कौन बड़े हैं? उनको जो मेन जो घर के जो आदमी है, बोले हम आपको एक गाना सुनाया था ना, ये हालात ये वक्त तुम बदलते हो, गरीबों का हालत तुम बदलते हो, अमीरों को सम, गरीबों को नाम। ठीक है, मैं कह रही हूँ आप तमाम खामियां निकाल रहे हैं भाजपा में, तो मेरा भी सवाल है कि विपक्ष एकजुट अगर हो रहा है तो विपक्ष का एक चेहरा तो होगा ना, कि विपक्ष भाई हमारी तरफ से और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2024 में जा रहे हैं, हम लड़ेंगे, उनके विपक्ष में खड़े होंगे। कौन है बताइए ना। आज भी संशय, मैं कह रही हूँ, आप जो कह रहे हैं, आप पार्टी लाइन पे बात कर रहे हैं, विपक्ष की पार्टी लाइन पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल हमारा भी जेन्युइन है कि आप अगर भाजपा को टारगेट कर रहे तो आपके पास चेहरा कहाँ है? बताइए ना, कौन होगा चेहरा? विपक्ष के आज अगर लीडर है तो मैं बोलेंगे राहुल गांधी विपक्ष के मेन लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़े राजनीति। हम अभी कभी सपना नहीं देखता, एक दिल्ली सदन में आने के लिए 272 सीट की जरूरत पड़ता है। 272 सीट की जरूरत पड़ता है, मालिक का सब तोता भी बन जाता है। 272 आपको नहीं रहता तो मालिक। और दो मेहमान मैं आती हूँ। संजय सरकार, बहुत अच्छा कहा आपने, मैं आती हूँ आपके पास। चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के, उसके बाद फरहान साहब प्रवक्ता है AIMIM के, मैं आपके पास भी आऊंगी, हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान है। चितरंजन गगन जी, आरजेडी गठबंधन में इस वक्त बिहार में सरकार तो है ही, जदयू और आरजेडी, लेकिन अब जो है लड़ाई देखिए, विधानसभा चुनाव 9 राज्यों के, आपको याद ही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, केसीआर जी, और दूसरी तरफ 2024 विपक्ष
की एकजुटता, दूसरी तरफ एक कार्डर बेस्ड पार्टी जिसमें लगातार लोग चुनावी मूड में काम करते हैं। चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरे राज्यों में कहां चुनाव, उसके लिए उसकी प्रक्रिया में लग जाते हैं। ऐसे में उस पार्टी से लड़ने के लिए कितनी तैयार है विपक्ष? चितरंजन गगन जी। सही कहा प्रीति जी ने आपने। भाजपा केवल एक ही काम में करती है, चुनाव लड़ने का काम करती है और चुनाव की तैयारी करती है। एक जगह चुनाव होता है, प्रधानमंत्री जी दूसरी जगह तैयारी में लग जाते हैं। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रति क्या उनकी जिम्मेवारी है इसको कभी उन्होंने समझने का काम नहीं किया। अच्छा। और यही इस बार जो नहीं, ये इस बार 2024 में जो चुनाव होगा, आप इसमें चेहरे की बात कर रही हैं कि चेहरा कौन होगा। हाँ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हाँ। उस समय कितने प्रदेशों में उनका चेहरा लोग जानता था, और 2014 में वे प्रधानमंत्री बन गए। जबकि भाजपा के चेहरा उसके पहले उस समय अडवाणी जी थे, उसके पहले वाजपेयी जी थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा कोई ऐसा नहीं था, गुजरात के बाहर उनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई शख्सियत के रूप में उनको लोग नहीं जानता था। अच्छा। और इसीलिए जो चेहरा पर जो कर रहे हैं, वही चेहरा पर तो लोग सवाल पूछेगा, मुद्दा, क्योंकि वही मुद्दा वर्सेस चेहरा होगा। क्योंकि मुद्दा जो है, लोग पूछेगा कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का जो वादा इस चेहरा द्वारा किया गया, वह चेहरा कहाँ है? वह चेहरा आज किस हैसियत से वोट मांगने के लिए आया है? जिस चेहरा ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, एकजुटता वह कहाँ? चेहरा आज ठीक है, मिली जुली सरकार चेहरा याद है दिखाने आपको का- गगन जी? मिली जुली की नहीं, सरकार रुकिया- याद है रुकिया- आपको? 14 के पहले नहीं। मिली जुली की सरकार हुआ करती थी, एक डिसीजन लेती थी सरकार। 4 मिली जुली में जो सरकार होती थी, मुंह फुला के बैठ जाती थी, वो सरकार भी तो याद होगा आपको। प्रीति जी मैं बता रहा हूँ, हाँ। उसी मिली जुली सरकार ने आरटीआई लागू किया। हाँ। उसी मिली जुली सरकार ने शिक्षा का अधिकार लागू किया। उसी मिली जुली सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया। यह बताइए कि यह जो एक दल की सरकार है, इसने क्या किया? हाँ। इसने जीएसटी लागू किया, क्या परिणाम आया आप देख हाँ। रही हैं। हाँ। इसने नोटबंदी लागू किया, क्या परिणाम आया आप देख रही हैं। हाँ। इसने जो है देश के ऊपर कर्ज को जो है कहां से कहां 1 लाख करोड़, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण सवाल गगन जी, महत्वपूर्ण सवाल। 2 मेहमान, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए, मैं आती हूँ। लेकिन हमारे साथ एआईएम के फरहान साहब, प्रवक्ता एआईएम के भी हैं। फरहान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। तमाम पैनलिस्टों को आपने सुना, पार्टियों के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, सारे लोग अपनी अपनी पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में आज आप एक तरह से देखिए, दिल्ली में रोड शो करने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बिगुल फूंक देना कि अब तैयारी हमारी जोरों शोरों से 2024 के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए जीत कर आएगी और अमित शाह की रणनीति एक बार फिर से कारगर साबित होगी। नमो नमो से देश एक बार फिर से गूंज उठेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहाँ रहेगी? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल आज नहीं फूका है। हाँ। आज से 2 वर्ष पूर्व में ही वो चुनाव का बिगुल फूक चुके हैं। वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मगर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी जो 10 राज्यों में 9 या 10 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, वो डिसाइड 9 राज्यों में जो चुनाव होने हैं वो डिसाइड करेंगे कि आने वाले वक्त में देश की रणनीति क्या होगी और कौन विपक्ष का मजबूत नेता होगा। हाँ। और चुनाव केंद्र का किसके पाले में जाता दिखेगा। हाँ। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात अवनी बंसल कह रही, अवनी बंसल, हाँ बोलिए जी अपनी बात। अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उसने गुजरात में चुनाव लड़ा है, हाँ। मतलब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने का काम किया है, हाँ। अगर इसी तरीके से वो तमाम अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ी तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत हावी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मजबूती से तमाम राज्यों में चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी से कोई इनकी अंदरूनी खाने में डील ना हुई तो फिर ये मान के चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जाना तय रहेगा। अच्छा, और आपकी पार्टी कहाँ रहेगी? आप अपना आकलन कीजिए ना। कहाँ बात देखिए ना, गगन जी कह रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए, वोट कटवा के तौर पे तैयार हो जाएंगे। अपना आकलन कीजिए, कैंडिडेट दे देंगे, अपना विपक्षी पार्टी को हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को तरफ से पैसा लेंगे, अमित शाह को और इनको तरफ से पैसा लेंगे। बस एक गेस्ट और स्टूडियो में हमारे साथ एक बार बोल लेने दीजिए, उसके बाद फिर डिबेट। हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक। सर्वेश्वर जी, आज के इस प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली से दहाड़ को किस एंगल से देखा जाए? देखिए, अभी जो पैनलिस्ट से बहुतों ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कम से कम राहुल गांधी जी को देख के मोदी जी रोड पे आए। देखिए, ये पहले उनका रोड शो नहीं है। गुजरात इलेक्शन में आप देख लीजिए, 50 घंटे का उन्होंने रोड शो किया था।
50 किलोमीटर चले थे, फिर दूसरे दिन शायद 10 या 12 किलोमीटर अहमदाबाद में चले, और परिणाम आपने देखा था कि गुजरात में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, भले कांग्रेस ने हिमाचल जीता था। देखिए बीजेपी, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव के उस मोड में आ जाती है, और होना भी चाहिए। कर क्या सकते हैं जब बीजेपी बात करती है कि लोग सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव और देश का लोकसभा चुनाव एक साथ हो, तो कोई विपक्षी पार्टी सामने नहीं आती। तो अगर ऐसी बात है तो सबको सामने आना चाहिए। दूसरी बात, पैनलिस्ट में बहुत से टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि कहां है महंगाई है, ये है वो है। मैं आपको बता दूं कि बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 5.55% है। ममता बनर्जी की सरकार इतनी सक्षम है तो क्यों नहीं इस रेट को कम किया जाता है। दूसरी बात जीएसटी का, मेरे को बोलने दीजिए तब आप बोलिएगा, मेरे को बोलने दीजिए तब बोलिएगा। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन दिसंबर महीने में 1.49 लाख करोड़ हुआ है, जो 15% बढ़ा हुआ है। एफडीआई का इनफ्लो 84 बिलियन। शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सर्वेश्वर जी शिकायत कर रहे थे कि समय बड़ा कम दिया है आपने, तो जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि और भी मेहमान हैं, अब डिबेट करना है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं वही कह रहा था प्रीति जी, अगर आप देखें कि क्या गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट कार्ड है, अगर एफडीआई की बात हुई थी अभी के चर्चा में, तो एफडीआई का जो इनफ्लो है भारतवर्ष में $100 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। अभी तक जो रिपोर्ट है जो सरकार का है, यू कैन गो अहेड एंड फाइल एन आरटीआई, यू कैन गो अहेड एंड फाइल एन आरटीआई, व्हाई यू आर सिटिंग हियर। आप आरटीआई फाइल करके पता कर लीजिए ना कि किसने कितना इन्वेस्ट कर लिया। ये गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया। ये दलाली करने का जगह नहीं है, ये राजनीतिक विश्लेषक का काम है, दलाली करने का नहीं है, सही बोलने का। बताइए, जो होता है 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बंगाल में है, उसके लिए ममता बनर्जी क्या कर रही है? 5.5%। एक बार टोपी पहन के बैठ जाइए, अपनी जवान को लगाम दीजिए। पहले 5.55% का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बंगाल में है, ममता बनर्जी क्या कर रही है उसके लिए? ममता बनर्जी क्या कर रही है उसका जवाब दीजिए। कर्जा है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान को कर्जा है 200 लाख करोड़ रुपया। आपको मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है? आप अपने पहले बंगाल को संभालिए ना। आप बंगाल को तो संभाल नहीं पाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में आप फंसे पड़े हैं और आप बात करने चले हैं। मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है 5.55% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बंगाल का। उस पे बात कर लीजिए जरा, उस पे बात कर लीजिए जरा। गैस प्राइस और वैट हटा दीजिए, आप अपने राज्य से वैट हटा दीजिए, जो पेट्रोल डीजल और गैस सस्ता हो जाएगा। ठीक है खेमचंद शर्मा, खेमचंद कुछ कहना चाह रही है कांग्रेस की प्रवक्ता अवनी खेमचंद अवनी बंसल। खेमचंद जी पहले एक सवाल, ठीक है संजय राणा, संजय सरकार एक सेकंड दीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी, अवनी बंसल जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कह रही है कि अब देखिए ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा इवेंट बेस्ड शो हो गया है। तो मैं कह रही हूँ सिर्फ भाजपा के लिए इवेंट क्यों कह रही हैं आप? कांग्रेस भी इवेंट कर रही है। अब इन दोनों बड़ी पार्टियों के इवेंट में, हाँ बताइए क्यों इवेंट कहा आपने? खेमचंद शर्मा उसके बाद जवाब देंगे, बताइए इवेंट। कारण ये है कि जब पिछले लोकसभा चुनाव ने भारत की जनता ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इतना बड़ा जो है बहुमत दिया, वो इसलिए नहीं दिया था कि सरकार बनाते से ही बीजेपी वाले अब इस गेम में लग जाएं कि अगली सरकार हमें कैसे बनाना है। देखिए प्रजातंत्र में संविधान के अनुसार सरकार को इसलिए चुना नहीं जाता कि आप एक बार गद्दी पे बैठ जाएं तो इस बात की तैयारी अगले दिन से शुरू कर दें कि अगली बार गद्दी कैसे बचाना है। आपको इसलिए सरकार में लाया जाता है कि जो लोगों के मामले हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? क्या जैसे हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो कुछ आंकड़े जवाब देने दीजिए। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ये सारे सवाल
ठीक है, पूछ रहे अवनी जी, हैं। अवनी बंसल, लेकिन अवनी बंसल, अवनी बंसल, मोदी अवनी जी रात में रोड शो करते हैं, अवनी उनके पास बंसल, इसका कोई जवाब नहीं है। अवनी बंसल, अवनी बंसल, मैं कह रही हूँ ये जो इवेंट वाला आपने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है हैशटैग वाला, ये आपका नहीं, पूरी कांग्रेस का है। अब सवाल यहाँ ये है कि आपका रोड शो, एक सेकंड, आपका रोड शो जो है वो मूवमेंट, यानी कि कांग्रेस अगर भारत जोड़ो यात्रा करे तो वो रोड शो करे तो वो मूवमेंट है। एक सेकंड, सवाल ऐसे, एक सेकंड, जवाब लूंगी, पहले सवाल, नहीं, ऐसे मैं जवाब ही नहीं लूंगी, पहले सवाल, उसके बाद आप जवाब देंगी। आपका भारत जोड़ो यात्रा, आप उसे मूवमेंट कहेंगे, कांग्रेस उसे मूवमेंट कहेगी, और भाजपा रोड शो करे तो उसे इवेंट कहा जाएगा। ये ऐसा क्यों? इवेंट तो आप भी कर रहे हैं, आपको भी 2024 जीतना है। प्रीति, उसका जवाब सुन लीजिए। हाँ। जितने भी सवाल राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में उठाए हैं, क्या उनमें से एक का भी जवाब भाजपा वालों ने दिया है? खेमचंद शर्मा जी क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि कौन से लोगों के मुद्दे भाजपा सरकार ने उठाए हैं, कौन से सवालों के जवाब बीजेपी ने दिए हैं? तो भारत जोड़ो यात्रा इसलिए अलग है क्योंकि वो लोगों के सवाल उठा रही है, वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर रही है, भारत वो जोड़ो शक्ति यात्रा प्रदर्शन नहीं अलग कर रही है, मूवमेंट है, इवेंट है। भाजपा वालों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो इवेंट है, वो मूवमेंट नहीं है। खेमचंद शर्मा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इनका मूवमेंट है, नाम दिया है जोड़ो, लेकिन तोड़ने का काम करते हैं। जैसे ही इन्होंने शुरुआत की, वहां पे एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं, एक ऐसे पादरी के पास जाते हैं जो अपने धर्म की बात करता है, दूसरे धर्मों को छोटा कहता है। हाँ। बच्चों को बिना कपड़ों के ये सर्दी में दौड़ाते हैं अपने साथ, क्योंकि इनको वो फोटो कॉपी करनी है, वो दिखाना है, मीडिया में आना है, चमकना है। छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना के ये चलाते हैं, और सेना के लिए कहते हैं कि हमारी भारतीय सेना फिट रही है। जो भारतीय सेना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने शौर्य के लिए, अपने बल के लिए, अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए, वो पूरे विश्व उसको बदनाम करने का काम राहुल गांधी करते हैं। तो कंप्लीट करने दीजिए, आप सब लोग बोल चुके हैं, ये किस तरीके की चर्चा है? आधा घंटे से बोल रहा हूँ, पहले कंप्लीट करने दो। तो जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा कुंठा आ गई है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है। जब भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कोई प्रोग्राम देखते हैं, बीजेपी का कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो ईर्ष्या की वजह से वो कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलते हैं। अरे सुन लो मैडम, महंगाई पे आता हूँ, सुन लो, अरे आप सुन लो, आपके राहुल जी के जूते दिख रहे हैं, अवनी जी सवाल इस यात्रा में पूछे गए हैं, वो कोई भी सवाल आपको नहीं दिख रहे हैं, और जो सवाल जनता के हम पूछ रहे हैं उस पर आपको प्रवक्ता को बीजेपी के नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, उनको प्यार मोहब्बत का संदेश नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बीजेपी वालों का लेंस है नेगेटिविटी का, कि जहाँ जाते हैं केवल नफरत ही देखते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ केवल नेगेटिविटी नहीं देखते हैं। लेकिन लोगों के सवाल उठाना इस देश में यदि नेगेटिव है तो इस गेम में सबसे ऊपर का स्थान जो है वो केवल और केवल बीजेपी के पास है। तो जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब दीजिए ना, उन सवालों के जवाब को देखने से क्यों मुकर रहे हैं आप? कंपेयर करो, पड़ोसियों से कंपेयर करो, टॉप इकोनॉमी से कंपेयर करो। आप हमेशा पड़ोसी के पास चले जाते हैं, सारे आंकड़े के अगेंस्ट में है। हमारी जीडीपी कभी भी इतनी कम नहीं रही और यूरोप के कार्यकाल में है। कोविड के समय पर आपने देश को ऊपर लाने के लिए क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो देश की जीडीपी, देश की बेरोजगारी, ये सब जो है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, जिसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। गगन जी, अपनी जी ये बताइए, हिमाचल में आपकी सरकार आई और आपने पेट्रोल डीजल के प्राइस क्यों बढ़ा दिए? क्या वहां पे महंगाई की मार नहीं जो आम जनता पे पड़ेगी? और इसका क्या जवाब है? इसका क्या जवाब है आपके पास? देने दीजिए। एक बात बताइए कि हिमाचल में अभी तो हमारी सरकार जो है वो जुम्मा नई सरकार बनी है। नहीं, जुम्मा बनी तो आपने प्राइस क्यों बढ़ा दिया? जुम्मे हो या पूरी सरकार है आपकी, जुम्मा मत कहिए। क्यों आप पहले कदम करवाना चाह रही है क्या? आपको ये बात पता होना चाहिए कि पेट्रोल डीजल की प्राइस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, आप अपने यहाँ पे टैक्स बढ़ाया वहाँ पे प्राइस राइज हो रहे हैं, और सेस लगाया उस पर आपको कुछ नहीं कहना है। ठीक है, लेकिन ठीक सरकार है। आरजेडी के नेता चितरंजन जी, चितरंजन जी सुनना नहीं चाहती, और आप चितरंजन जी, मूवमेंट और इवेंट इन दोनों में फर्क समझाइए। कांग्रेस की प्रवक्ता अवनी कह रही हैं कि राहुल गांधी मूवमेंट करते हैं लेकिन भाजपा वाले इवेंट करते हैं। पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां तो इवेंट ही करती हैं। अब आप
भारतीय जनता पार्टी इवेंट नहीं, भारतीय जनता पार्टी संवाद अरे भाई करती है, लगातार डायलॉग करती है और संवाद और डायलॉग के तहत यह कार्यक्रम हुआ है। हमने काम किया है, हमें बोलिए ना चित्ररंजन जी, आपकी आवाज से चुप हो जाएंगे खेमचंद जी, आपकी आवाज से चुप हो जाएंगे खेमचंद जी, अपनी बात तो रखेंगे ना खेमचंद जी। कांग्रेस की प्रवक्ता जो बोली है मैं उनसे सहमत हूँ। सहमत है आप कैसे? दोनों सहमत होते रहेंगे, दोनों मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ दोनों में काफी फर्क है। कैसे? दोनों में काफी फर्क है। वहाँ के आपके मंत्री राहुल गांधी जी का जो पदयात्रा इतना दिनों से चल रहा है, एक पर्टिकुलर धर्म के लिए देखा है, टीवी पर देखा है, आपने दिखाया है कि कांग्रेस, अरे आप चुप रहिए ना, एक ही ताली पे बैठते हैं। परेशान भेले धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले केवल राजनीति करते हैं, कभी जनता के सवालों से नहीं रहा, जनता के मुद्दों पर कभी कोई जवाब नहीं दीजिएगा, केवल चेहरे चमकाना, हर सेक्टर को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जब पूरा विश्व भारत की इकोनॉमी का डंका मार रहा है। इंटरनेशनल एजेंसी ये रिकॉग्नाइज कर रही है कि भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आज भारत की बात कर रहे हैं, पड़ोसी सभी देशों में मजबूत है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आज हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पे हर एक गरीब को खाना दिया जा रहा है, हर एक गरीब को वैक्सीन दी जा रही है, हर एक गरीब को फैसिलिटी दी जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं। फरहान साहब जी प्रीति जी, हाँ क्या सवाल है? 24 विदाई तय है, हाँ विदाई तय है, छटपटाहट वही है, बेचैनी वही है। नीतीश बाबू बनेंगे क्या? नीतीश बाबू होंगे क्या चेहरा? 2024 में नीतीश बाबू प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, आप लोग घोषित कर रहे हैं नीतीश बाबू को। क्यों परेशान है? नहीं भाजपा उसके लिए क्यों परेशान है? अगर भाजपा दलों में एक दो नहीं, ऐसे अनेक चेहरे हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार यही तो सवाल है कि एकजुटता नहीं है, यही तो सवाल है कि एकजुटता नहीं है। फरहान साहब एकजुटता नहीं है, एकजुटता नहीं है। वोट कटवा पार्टी का तमगा लिए, वोट कटवा पार्टी का तमगा लिए AIMIM असदुद्दीन की पार्टी 2024 और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को कहां देखेगी और कैसे साध पाएगी, जहां इतने बड़े बड़े पुरानी पार्टियां, दिग्गज लोग। प्रीति जी सुन लीजिए मेरी बात को बहुत अच्छे से। हम क्या पूरा आपका अरे मैं नहीं, पूरा पैनल सुनेगा, बोलिए ना आप। ये बात आपके लिए, व्यक्ति विशेष के लिए है, आपके लिए 1 घंटे का आपका शो है और 36 सेकंड आपने बोलने का मौका दिया, और आप अगले को अगर बैठा रही हैं तो कम से कम उसका इतना सम्मान तो करिए, उसे बोलने का तो मौका दीजिए। आप मुझे 42 मिनट में 36 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं बोलने का मौका दी, और उसके बाद आप मुझसे चाहती नहीं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। नहीं फरहान साहब आपको मैं हमेशा मौका देती हूँ, शिकायत करने का हक है आपको, मैं जानती हूँ शिकायत करने का हक है आपको, मुझसे शिकायत करने का हक है आपको। ठीक है एकदम सुनेंगे, बोलिए एकदम सुनेंगे, बोलिए चलिए शुरुआत कीजिए, सुनेंगे, बोलिए आपकी बात देश सुनेगा, बोलिए फरहान जी बोलिए। मुझे जो बताना था देश ने देख लिया, आपने 1 घंटा मेरा बर्बाद किया। बोलिए फरहान जी, और भी लोग हैं फरहान जी, और नहीं 1 to 1 नहीं कर सकते ना फरहान जी, आपको ये बात समझना पड़ेगा। डिबेट शो है, 1 to 1 नहीं कर सकते, 1 to 1 नहीं कर सकते फरहान जी 1 to 1 नहीं कर सकते। आपको बोलना पड़ेगा ना, तमाम लोग डिबेट कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं, संजय सरकार है उधर से बोलने लग जाए कि मुझे बोलने दीजिए 1 to 1। अभी भी आप अभी देखिए, आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, आपको बोलना है तो बोलिए, अपनी बात रखिए। 1 to 1 नहीं है ना फरहान, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, 1 to 1 नहीं है फरहान, अपनी बात रखिए। नहीं मैं बिल्कुल नहीं रख पाऊंगा, इस तरीके से मैं नहीं बैठता हूँ, इसीलिए आप अपनी बात रखिए फरहान, आप अपनी बात रखिए फरहान। आप आगे भी कई बार हमारे डिबेट में आए हैं, आप कई बार हमारे, आप अभी भी, अरे फरहान अपनी बात रखिए। आपके चैनल को वादा किया था देने के लिए, मैंने अपनी बात रखिए, बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, हमारे साथ संजय सरकार अपनी बात रखिए। विपक्ष एकजुटता की बात करता है, लेकिन एकजुटता दिखती नहीं है।
नहीं, मेरे देश को भी कर्जा 200 लाख करोड़ रुपया है। हाँ। 200 लाख करोड़ रुपया मेरे देश का कर्जा है। वो जो मेरे भाई राजनीतिक विश्लेषक हाँ। बैठा है ना, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम के तरफ से उसको हाँ। प्राइस बढ़ाया जाता है, स्टेट की तरफ से भेंट और सेस को जो रेट है उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको जानकारी रखना पड़ेगा ना। जानकारी है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि भाग को कम कर दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट भाग क्यों लगा रही है? बजट पे बात करेंगे, बजट पे नहीं, बजट पे नहीं। अरे मुद्दे पे बात कीजिए। ऑल इंडिया काउंसिल आप ऑफ अपने टेक्निकल बजट में ये एजुकेशन, प्रावधान मिनिस्टर ऑफ एचआरडी के अंदर में प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्री थे। उसमें बोला गया बंगाल में प्लेसमेंट संजय सरकार जी, 50% संजय सरकार, एक सेकंड, सर्वेश्वर जी प्लीज, गुजरात सर्वेश्वर जी से प्लीज, 25% संजय देता सरकार, है। ठीक है संजय और सरकार, देखिए, मेरी सवालों का जवाब दीजिए। मेरी 2-3 लाख करोड़ रुपए गुजरात का कर्जा है। संजय 3 सरकार, लाख रुपए गुजरात का कर्जा, 1500 संजय वैकेंसी सरकार, के लिए। संजय सरकार, गंगा सागर मेले में, गंगा सागर मेले में संजय सरकार, संजय सरकार, अप्लाई करता है मूवमेंट और इवेंट, संजय सरकार, बोलता है मेरा भाई। मूवमेंट और इवेंट में फर्क। गंगा सागर मेले में तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने भाजपा के लोगों को एंटर तक करने नहीं दिया। क्या कहेंगे आप तो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स फीता काटने नहीं दिया आप लोगों ने, पॉलिटिक्स तो आप लोग कर रहे हैं। किसने बोला आपको? वहाँ पर कैंप बैठा के बैठे थे उन लोग। कितना फोटो चाहिए बोलिए, हम आपको फोटो अभी भेज देता हूँ। कैंप बना के बैठे थे वहाँ लोग, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का आदमी लोग, हिंदू महासभा का आदमी लोग, सब बैठे थे वहाँ पर। बजरंग दल का आदमी लोग को कैंप बैठा के बैठा। हमको खुद नहीं जाने से भी हम उसको फॉलो किया, क्योंकि मेरे मालूम है मैं भी बीमारी से उठे हैं फिलहाल, आपको मालूम है। और दूसरे नंबर बात है, और जो बात बोला भारतीय जनता पार्टी 2024 मैडम इनको एक चीज बताइए कि जब हमारी सरकार आई थी, जीडीपी का 23.87% एक्सपेक्ट डेथ था। आज जो जीडीपी का जो एक्सपेक्ट डेथ है वो मात्र 19.9% है। तो हमने गिराया है, मतलब हमारा जीडीपी बढ़ रहा है और जीडीपी के परसेंटेज में एक्सपेक्ट डेथ कम हुआ है। उनको पढ़ने लिखने के लिए बोलिए, जीडीपी ग्रो हो रहा है। और आज देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है। प्रधानमंत्री का रोड शो थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले दिल्ली में हुआ और इसी मुद्दे पर भाजपा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रही है, जल्दी से एक छोटा सा आपको सुनवा देते हैं। The PM had given a mandate that we must identify weak booths, 100 in each Lok Sabha, and strengthen it by extraordinary outreach at the booth level. In all, 72,000 booths were identified, and today, Honorable President conveyed in his address that 1,30,000 booths were reached. तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री जिस तरीके से बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनको जिस तरह से सशक्त करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उस पर बातचीत होगी और उसको सशक्त किया जाएगा। जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, अभी अभी आपने रविशंकर प्रसाद को सुना होगा हमारे टेलीविजन चैनल के माध्यम से। हमारे साथ अवनी हाथ उठा रही हैं। अवनी, बूथ लेवल का कार्यकर्ता कैसे काम करेगा विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी डिस्कशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अवनी, आप लोगों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। प्रीति, यहाँ पे देखिए कि इसका जो नरेशन और फ्रेमिंग होता है कि जब भारत जोड़ो यात्रा गंभीर मुद्दों के साथ 4 महीने से ज्यादा सारे मौसम में कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच रही है, तो विपक्ष कहता है कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। हाँ। लेकिन जब मोदी जी वही काम रोड पे राहुल जी से इंस्पायर होके करते हैं, तो क्या कहा जाता है कि वो अपने बूथ वर्कर्स को सशक्त कर रहे हैं। तो यदि एक तरफ बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी, चलिए एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़े देर के लिए सुनवाते हैं। हो, अन्य सुरक्षा के हो, तो किस तरह से अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति एम्पावर हुआ है, उन्होंने उसकी विस्तार से चर्चा की। अध्यक्ष जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लक्ष्य और 5 प्रण देश के सामने रखा था, आपको याद होगा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ आवर स्लेवरी, भारत की विरासत पर गर्व,
holding great pride on the extraordinary tradition of India, heritage. तीसरा, विकसित भारत का लक्ष्य, commitment to make India a truly developed country. एकता एवं एकजुटता देश में, यूनिटी हो. और लास्ट था, नागरिकों में कर्तव्य की भावना भी आए. अध्यक्ष जी ने आज पार्टी की ओर से बहुत गर्व से कहा कि मोदी जी ने जिन 5 प्रणों की बात कही है, उसमें आज भारत की क्या स्थिति है. भारत के उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया करती है. वापस चलेंगे. हमने रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, जो कि अब 2024 के लिए लोकसभा चुनाव तक भाजपा के साथ बने रहेंगे, ये भी अनाउंसमेंट किया गया है. साथ ही हम आपको एक बार जल्दी से फाइनल कमेंट हम लेंगे. शुरुआत फरहान साहब से करेंगे. फाइनल कमेंट दीजिए फरहान. ठीक है, खेमचंद शर्मा फाइनल कमेंट लेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को 2024 तक और दूसरे कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और भारतीय जनता पार्टी जो कहा वो जरूर करेंगे. और हमने जो 5 चीजें जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाल किले से कही, उस पर काम कर रहे हैं. देश को डेवलप करेंगे. आज पूरा विश्व भारत की जो अचीवमेंट है, भारत की ताकत है, भारत के जो काम है, उनकी सराहना कर रहा है. इवन हमारे दुश्मन भी सराहना कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा कार्य किया है, इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है. और वो अड़ोसी पड़ोसी देश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए वो अपने लीडर्स को कोस रहे हैं. ठीक है, चित्रंजन गगन. देहात में वो कहावत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू. अच्छा. मिशन 2024 भाजपा मुक्त भारत. अच्छा, धन्यवाद. अच्छा, नेता टीएमसी संजय सरकार. सुनिए, थोड़ा देर पहले ये रविंद्र आपको जो आपको जो भारतीय जनता पार्टी को जो अभी बोल रहे थे ना, वो बोलता है few days before he told us that the Narendra Modi is the dictator. He will be destroy our culture, finance condition and everything. Few days before he told us also. Rविंद्र, जिस पर्सन सब टोल में अब बोल रहे इसको. और दूसरे नंबर बात है, मैं आपको बोल रहा है, ये AIM क्या सिराजुद्दौला बनेंगे और ना मिर्जापुर बनेंगे, ये तय करना है इनको. अच्छा, असदुद्दीन की पार्टी क्या बनेंगे, सिराजुद्दीन या फिर सिराजुद्दौला बनेंगे ना मिर्जापुर बनेंगे. अच्छा, तय करना है. विपक्ष को वोट काटना है, ना मोदी जी को मिर्जापुर बनना है. विपक्ष को वोट काटना है. फरहान नहीं कहेंगे, आप लोगों ने ज्यादा समय ले लिया, उनका नाराज हो गए. अवनी बंसल जल्दी से. प्रीति, मैं आपके अगले शो का वेट कर रही हूँ, जिसमें टाइटल ये होगा कि राहुल जी से सीखते हुए रोड शो के बाद मोदी जी ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो मुझे लगता है मोदी जी जो है वो राहुल जी से सीखने वाली एक श्रृंखला चला रहे हैं. तो इसी श्रृंखला में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर ले, आप लोगों से बात भी कर ले, अपने मन की बात तो करते ही हैं. सर्वेश फाइनल कमेंट. प्रीति जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल जी को देखते हुए, देखिए मोदी जी और बीजेपी के नेता थे मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के लाल किले पे तिरंगा फहराने के लिए कश्मीर की यात्रा की थी. और आज पूरे कश्मीर तिरंगा में है. और राहुल गांधी भी वही जो वातावरण बनाया गया, इसलिए कश्मीर में जाके तिरंगा फहरा. बहुत बहुत शुक्रिया. तमाम मेहमान हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट इंडिया के सवाल में शरीक हुए. और आज से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत हुई है. दिल्ली में NDMC कन्वेंशन सेंटर में आज से ये मीटिंग होगी. ये जो कार्यकारिणी की बैठक है ये होगी. साथ ही बड़े बड़े लोग वहां शामिल हो रहे हैं. कहा जा रहा है कि 2024 में एजेंडा क्या होगा, रणनीति क्या होगी, उस पर बातचीत है. और साथ ही इस साल यानी कि 2023 में 9 बड़े राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, उसको कैसे जीता जाएगा. जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उसको कैसे कंटिन्यूएशन में रखा जाए, और जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार, वहां भाजपा कैसे पूर्ण बहुमत के साथ आए, और साथ ही जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कैसे भाजपा काबिज हो. इन सब पर आज दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री ने रोड शो के जरिए की है. तो वहीं विपक्ष कांग्रेस ये कह रहा है कि ये इवेंट है, मूवमेंट नहीं. कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है वो मूवमेंट है. और इस पर लगातार अब सुर्खियां, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो बटोरता दिखाई पड़ रहा है. हालांकि अभी ये जो बैठक है वो तो चलेगी. तमाम जो अपडेट्स हैं वो न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक जरूर पहुंचाएगा. और बड़ी खबरों पर हमारी डिबेट लगातार जारी रहेगी. देखते रहिए इंडिया का सवाल.